नमस्कार दोस्तों, आर्ट एंड कल्चर की सीरीज में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। अभी तक जो भी पढ़ाया है मैंने आपको मेंस आंसर राइटिंग करा दी है। उसमें से कुछ बच्चों ने मुझे आंसर राइटिंग करके भी भेजा और लगातार वो भेज भी रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है और आपकी इच्छा अब जागृत हो गई है तो जल्द से जल्द मुझे आर्ट एंड कल्चर के जो मेंस आंसर राइटिंग मैं आपको करा रही हूँ वो भेजिए, क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयत्न कर रही हूँ कि कैसे आंसर राइटिंग करनी है आर्ट एंड कल्चर की, उसमें कैसे क्वेश्चन को कंसीडर करना है, कैसे पॉइंट्स को हम कंसीडर कर सकते हैं, किस तरीके से हम सोच सकते हैं। तो उन पॉइंट्स के साथ मैं आपको यहाँ पर आंसर राइटिंग करा रही हूँ। तो आज मैं आपको यहाँ पर एक और पार्ट 3 लेकर आई हूँ। पार्ट 2 आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं, जिसने नहीं देखे जाके देख लीजिए। इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मेरा टेलीग्राम चैनल क्या है वो मैं भी बता दूंगी। तो आई होप आप लोग पढ़ रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे। बहुत से बच्चों की क्वेरी आती है कि मैंने रिवीजन नहीं किया, समझ नहीं आ रहा, क्या क्वेश्चन लिखने के लिए मुझे बुक की हेल्प की जरूरत है। अगर आप इनिशियल स्टेज में है तो डेफिनेटली ले सकते हैं हेल्प, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, चीजें नहीं पता होंगी तो आंसर राइटिंग में लिखेंगे क्या। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस लाने का प्रयास करती हूँ मैं अभी यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, ताकि जो बहुत ही इनिशियल अभी स्टेज में बच्चे हैं, जो सीखना, जिन्होंने बेबी स्टेप्स लेना शुरू किए हैं, उनके लिए साधारण तरीके से समझाया जा सके। अदरवाइज जैसे आप जब पूरा रिवीजन कर लेंगे कुछ महीने के बाद, जब हम दोबारा इसको समझेंगे, पढ़ेंगे, तो हो सकता है और बेहतर तरीके से समझ जाए। बात करें यहाँ पर तो आपको पता होगा कि हमारा 7 जून से नया बैच स्टार्ट होने वाला है, जो कि UPSC का बैच है। ये लाइव शाम को 6 बजे इसकी क्लासेस रहा करेंगी। अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करते हैं SV Live तो आपको ये फीस मात्र 17,499 रुपए में ये कोर्स आपको उपलब्ध हो जाएगा। अभी तक एडमिशन नहीं लिया है तो ले लीजिए, मेरा कोड इस्तेमाल करेंगे तो फीस में काफी अच्छी खासी छूट मिल जाएगी। अदरवाइज ये फीस 30,500 की है, ठीक है। तो जल्द से जल्द एडमिशन ले लीजिए ताकि आपको सही मार्गदर्शन मिल सके, क्योंकि 28 मई के एग्जाम से आपको एक चीज समझ आ गई होगी कि कितना भी अभी पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक सही मार्गदर्शन नहीं होगा, सही राह नहीं होगी, तब तक क्वेश्चंस को टैकल करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। यहाँ पर हम मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो सिर्फ PT क्वालिफाई तो करना नहीं है हमें तो पूरा इस परीक्षा को पास करके अपनी एक जगह बनानी है, ठीक है, एक रैंक लेनी है। तो यहाँ पर आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आप मुझसे कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है शिल्पी वर्मा 22। इस पर आपको मेरे द्वारा जो भी पढ़ाया गया है उसकी वीडियोस के लिंक और वैसे भी मेरे जितने भी पढ़ाए गए लेक्चर्स है, जो भी चीजें, उसके PDFs आपको मिल जाएंगे। और एक चीज और बताना चाहूंगी, PCS के लिए, किसी भी PCS एग्जाम के लिए स्पेशली हमारा एक चैनल है PCS सारथी। क्या नाम है? PCS सारथी, ठीक है, क्या नाम है? PCS सारथी। तो आप यहाँ पर जो है इसमें करंट अफेयर्स बेस्ड भी मैं कुछ न्यूज पढ़ती हूँ, बताती हूँ। तो PCS अप टू डेट करके, PCS अप टू डेट दिख रहा है क्या इसमें स्क्रीन पर रेड के ऊपर, ठीक है, PCS अप टू डेट करके नाम एक हमारा प्रोग्राम है PCS सारथी चैनल के अंतर्गत। यहाँ पर मैं आपको न्यूज देती हूँ रेगुलर, मंडे टू सैटरडे, और संडे को पूरा कंपाइलेशन मिलता है आपको। तो इसको जरूर देखिए, इसके नोट्स बनाइए। इसकी PDF भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल जो कि शिल्पी वर्मा 22 है, इस पर उपलब्ध हो जाएगी। आइए आज के लेक्चर की ओर अगर हम मूव करें तो इसमें हम देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं। जैसे भारतीय कला विरासत का संरक्षण वर्तमान समय की आवश्यकता है, चर्चा कीजिए। अब आप समझिए भारतीय कला क्या है। कला में देखिए चित्रकला भी आता है, मूर्ति कला भी आता है, चित्रकारी आती है, कपड़ों पर रंगाई छपाई भी आती है, वॉल पेंटिंग आती है, उसमें नृत्य भी आ सकता है, उसमें संगीत भी आ सकता है, इत्यादि काफी हस्तकलाएं आ सकती है, कठपुतली आ सकता है, बहुत सी चीजें जो मनोरंजन के माध्यम का माध्यम बने हुए हैं, या फिर उस तरह से पुरानी सभ्यता से चली आ रही चीजें हम कह रहे हैं कि भारतीय कला जो हमारा विरासत है, ठीक है, जो हमारा विरासत है उसका संरक्षण करना प्रेजेंट टाइम में बहुत जरूरी हो गया है। क्योंकि जैसे जैसे समय आगे व्यतीत हो रहा है, आप देखेंगे हमारी जो पुरानी परंपराएं हैं, हमारी जो पुरानी प्रथाएं हैं, देखिए जो कुप्रथा है उसका नष्ट होना तो अच्छी बात है, लेकिन जो अच्छी प्रथाएं हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारी जो एक रीति है, जैसे दिवाली मनाने की एक रीति है, या क्रिसमस मनाने की एक रीति है, या कहते हैं कि नमाज पढ़ने की एक जो हमारी रीति रिवाज चला आ रहा है, या फिर कहते हैं रामायण पढ़ने के रीति रिवाज जो चला आ रहा है, भागवत पढ़ने का। तो इन सब रीति रिवाजों को अगर हम पीछे छोड़ देंगे, जो हमारी विरासत है, ठीक है, जिसको हमने इतने सालों से सहेजा हुआ है, उसको हम आगे पीढ़ी दर पीढ़ी लेके जा रहे हैं, अगर वो धीरे धीरे समय के साथ नष्ट होती चली जाएगी तो हमारे पास क्या इतिहास के प्रमाण रह जाएंगे। वैसे ही देखेंगे अगर हम भीमबेटका की बात करें, अगर हमने उसको संरक्षण नहीं दिया, सोचिए कितने हजार साल पुरानी गुफा है वो, अजंता की गुफा हो गई, एलोरा की गुफा हो गई, महाबलीपुरम का रथ मंदिर हो गया, इत्यादि कुछ भी ले लीजिए आप,
ठीक है, अगर हम उनका संरक्षण प्रदान नहीं करेंगे तो कैसे वो धीरे धीरे उनका क्षरण होता चला जाएगा। इसीलिए तो उन्हें यूनेस्को की धरोहर के अंतर रखा जाता है, उनको संरक्षण गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। हमारी भी दायित्व बनता है। तो कह रहे हैं कि भारतीय कला जो विरासत का संरक्षण है वो प्रेजेंट टाइम में कितना जरूरी है। 2018 यूपीएससी में पूछा गया था। तो इसको लिखने का पैटर्न क्या लिख सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। जैसे पहले इंट्रो में क्या लिख सकते हैं, ठीक है, फिर मेन बॉडी में इसमें क्या लिखना है कि विरासत का संरक्षण प्रेजेंट टाइम में क्यों जरूरी हो गया, कैसे धीरे धीरे चीजों का ह्रास होता जा रहा है, उसकी वैल्यू को कम करते जा रहे हैं। मॉडर्न एरा में इन चीजों का इंपॉर्टेंस जो आज आने वाली जनरेशन है वो धीरे धीरे और कम कर दे रही है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। हर चीज का अस्तित्व है। जैसे दादा नाना दादी की जो कहानियां हैं वो कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व से उनके जुड़ी होती है, उनके पास से जुड़ी होती है, उन्होंने देखा है, सीखा है, समझा है, वो आगे जब हम लेके जाते हैं तो उससे काफी कुछ सीखने को मिलता है। उसी तरह हमारी विरासत की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें क्या समझना है, लाइन टू लाइन मैंने लिखा है। कारण ये है बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर ऐसे लिखने का बस इतना दायित्व है, इतना जो मेरा है स्पष्ट मैं कर देती हूँ। जो मेरी ड्यूटी है वो ये है कि यहाँ पर आप समझ सके कि क्वेश्चन में वे ऑफ पैटर्न क्या है होगा लिखने का। यहाँ पर ये कतई मतलब नहीं है कि आपको एग्जैक्टली ऐसे लिखना है। काफी बच्चों ने बहुत अच्छा मुझे लिख के आंसर राइटिंग भेजा था सिंधु घाटी सभ्यता पर, कि उसके वर्तमान में क्या इनपुट्स आज भी दिखाई देते हैं नगरी सभ्यता का। बहुत अच्छा लिखा कुछ कुछ बच्चों ने। तो अगली बार जब आप मुझे आंसर राइटिंग भेजेंगे तो मैं नेम भी यहाँ पर मेंशन करूंगी ताकि उन्हें प्रोत्साहन मिले उस चीज का। ठीक है, देखिए अब परिचय में क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, वैविध्य सांस्कृतिक विरासत वाला देश है हमारा। भाई विविधता वाला देश है तो काफी सारी आपको डाइवर्सिटी यहाँ के कल्चर में भी देखने को मिलती है। यहाँ का इतिहास, परंपरा, संस्कृति और कला के दर्शन भी होते हैं। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। ये हम बताएंगे कि क्या किस संरक्षण की बात करें। भारतीय कला विरासत क्या, बहुत डायमेंशन वर्ड है ना ये। तो कह रहे हैं प्राचीन विरासत अतीत की झलक प्रस्तुत करता, बहुमुखी भारतीय संस्कृति का वर्णन करता है। तो उनके कुछ उदाहरणों के साथ यहाँ पर आप जो है स्टार्टिंग में लिख सकते हैं इन्हीं लाइनों के साथ कि कितनी सारी विविधताएं हैं, चाहे यहाँ पर सांस्कृतिक कल्चर की बात हो, चाहे भाषा को लेकर हो, चाहे पर संस्कृति को लेकर हो, यहाँ पर कला को लेकर हो, संगीत को लेकर हो। तो बहुत सारी आपको यहाँ पर डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो इसलिए इनका संरक्षण जरूरी। तो स्टार्टिंग में हमने इंट्रो में ये लिख दिया। अब मेन बॉडी में कह रहे हैं कि इनकी प्रेजेंट टाइम में हमें जरूरत क्यों है, ऐसी क्या बात आन पड़ी जिसकी जरूरत की बात कर रहे हैं। तो आज के समय में बहुत उपभोक्ता और कंज्यूमिंग की बात बहुत करते हैं। उपभोक्तावादी संस्कृति हमारी प्राचीन विरासत में इसका गंभीर खतरा जो है वो मंडरा रहा है। तो इससे क्या कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे प्रेजेंट टाइम में क्या हम हर चीज कंज्यूम करने की बात करें, जैसे ये बिल्डिंग तोड़ दिया, ये पुरानी विरासत को तोड़ के कुछ नया बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए विकास जरूरी है, लेकिन विकास अगर आपकी प्राचीन चीजों को क्षति पहुंचाए, जैसे हम कहते हैं ना कि विकास डेवलपमेंट के साथ साथ हमें इन्वायरमेंट पे भी फोकस करना चाहिए। ठीक है, प्रकृति पर भी फोकस करना चाहिए। इतना दोहन ना हो जाए कि बस अति ही हो जाए, तो अति दोहन की बात से मना करते हैं। तो वही कह रहे उपभोक्तावादी जो संस्कृति है वो आज के समय पे डेवलपमेंट की होड़ में इतनी अंधी हो गई है कि प्राचीन विरासत को भी तोड़ने पे मजबूर है। तो वो सब चीजें बताई गई हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी जो धरोहरें हैं उनका अपना एक महत्व है, उनको संरक्षित किए जाने की कार्य किया जा रहा है। प्राचीन स्मारक हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है, चाहे वो अशोक का स्तंभ हो या फिर ऐसी ताजमहल जैसी चीजें हों, 7 वंडर्स में। ठीक है, जो भी हमारे पुराने स्मारक हैं उनको संरक्षण देने की बात की जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर हमें रिप्रेजेंट करते हैं। आप सोचिए 7 वंडर्स के अंतर्गत ताजमहल की बात की जाती है, अगर उस पर क्षति आएगी या उसको जैसे पॉल्यूशन के थ्रू क्या हो रहा है, कितना येलो होता जा रहा है, इतनी पब्लिक उस पर जाती है देखने के लिए, गंदगी करती है। तो ये सब चीजें की बात क्या कर रहे हैं कि आज के समय पे उनका संरक्षण इतना जरूरी हो गया है। इसे संरक्षित करने की हमें प्रेरणा मिलती है। इसे संरक्षित करने के लिए भविष्य की पीढ़ियों की स्थानांतरित की जा सकती है। भाई हमारी जो विरासत है अगर वो सेफ रहेगी तभी तो हम पीढ़ी दर पीढ़ी दे पाएंगे। आज अपने दादाजी का फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, कोई इनकी साइकिल है, मान लीजिए दादाजी की, हमारे दादा परदादा की कोई साइकिल है उदाहरण के तौर पर, तो उन्होंने उस तरह से उसको संभाला होगा, सजाया होगा, संवारा होगा, तभी तो आज हम उनकी किसी विरासत को देख पा रहे हैं। उनका खुद का घर है, आज वो लेगेसी हमारे साथ चली आ रही है, उनकी कोई परंपरा है कि इस तरीके से ये चीज होगी, उस तरीके से ये पूजा होगी, पाठ होगा, तो वो लेगेसी हम आज लेके आ रहे हैं ना। तो हम भी चाहेंगे उनका संरक्षण प्राप्त हो उनको, ताकि आने वाले भविष्य की पीढ़ी भी उसको जो है कंज्यूम कर सके, है ना, उसको समझ सके, उसको समझ सके, चीजों को अंडरस्टैंड कर सके। यूनेस्को भारत की अमूर्त धरोहर को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया है। तो यूनेस्को एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इस तरह की चीजों को, मॉन्यूमेंट्स को संरक्षण देने में। संगीत हो गया, नृत्य हो गया, चित्रकारी, काशीदारी, ठीक है, ये पिछड़े वर्गों क्षेत्रों में आय के अवसर सुनिश्चित करता है। तो जो हमारे जो कला है, जो संस्कृति है, वो कहीं ना कहीं विरासत तो है ही हमारी, उनको संरक्षण देने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि जो पिछड़े वर्ग के क्षेत्रों के लोग हैं उनको आय का स्रोत बनता है। जैसे देखेंगे कि जो हैंडीक्राफ्ट की जो चीजें होती हैं
वो धीरे धीरे विलुप्त होने लगी थी। तो धीरे धीरे गवर्नमेंट आई, उन्होंने क्या किया, उस पर फोकस करना शुरू किया। उन्होंने बताया इसका अपना इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये सब चीजें बहुत यूनिक है। भले ही आपको इसका इंपॉर्टेंस ना हो, पर फॉरेन कंट्रीज में इसका अपना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस, बहुत बड़ा मार्केट है ये। तो कहीं ना कहीं उसको संरक्षण करने की बात की कि अगर वो धीरे धीरे ये सब चीजें विलुप्त होने लगी, हस्तकला की चीजें जो विलुप्त होने लगी, हैंडीक्राफ्ट की चीजें विलुप्त होने लगी, कोई ऐसा कालबेलिया जैसे राजस्थान का डांस है, अगर वो विलुप्त होने लगा तो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो उन सबको संरक्षण की यहाँ पर बात की गई है। सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण से क्या होगा, पर्यावरण उद्योग हमारा बढ़ेगा, ठीक है, उसको बढ़ावा मिलेगा। अब पता चले मॉन्यूमेंट्स को तोड़ा जा रहा है, जो हमारी धरोहरें हैं उनको क्षति पहुंचाई जा रही है, तो क्या फिर आकर्षण का केंद्र बचेगा भारत आने के लिए? यहाँ पर इतना बड़ा सोर्स है हमारा पर्यटन, उसमें इन्वेस्ट फिर कोई क्यों करेगा, कि वहां पर टिकट्स क्यों लेगा, कि जब वहाँ कुछ होगा ही नहीं। जैसे लाल किला है अपना, अगर उसको हम क्षति पहुंचाएंगे, उसको संरक्षित नहीं करेंगे, उसकी मरम्मत नहीं कराएंगे समय समय पर, तो वर्तमान के समय पे हमारे कहीं ना कहीं जो हमारा पर्यटन पर जो हमारा पैसा आता है उसको भी कहीं ना कहीं हानि पहुंचेगी, ठीक है। विदेशी पर्यटक, विदेशी मुद्रा भंडारण में वृद्धि। अब ना केवल भारतीय बल्कि विदेशी पर्यटक भी तो आते हैं भारत, फिर वो भी अब यहाँ पर क्यों आएंगे? जब यहाँ ऐसी कोई चीज बचेगी नहीं, उनको संरक्षण नहीं दिया जाएगा, सही तरीके से संभाला नहीं जाएगा, तो वो आएंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं हमारी जो फॉरेन करेंसी है उसका भी भंडारण में कहीं ना कहीं कमी आएगी, क्योंकि पर्यटन अपने आप में किसी भी देश के लिए बहुत बड़ी मुद्रा का जो है आधार बन जाता है, ठीक है। देशी पर्यटक, राष्ट्रीय एकीकरण की धारणा मजबूत होती है, जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाके वहां की चीजों को जो है एडमायर करते हैं, उनको देखते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। अंधाधुंध अनियोजित विकास को रोककर प्राचीन स्मारकों को क्षति करना, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया। प्रौद्योगिकी प्रदूषण बहुत बड़ा कारण, जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है, अम्लीय वर्षा जो है वो ताजमहल को नुकसान पहुंचा रही, भी स्टार्टिंग में बताया ना, किस तरह से ये सब चीजें विकास की होड़ में इतना आगे दौड़ने की होड़ मच गई है कि कैसे विकास हमारी प्राचीन पीछे की चीजों को इतना क्षति पहुंचा रहा है, उसको हमें नजरअंदाज नहीं करना है। तो यही सारे पॉइंट्स हमें अपने मेन बॉडी में जो है डालने होंगे इंट्रोडक्शन के बाद। इसके बाद निष्कर्ष में हम कुछ उदाहरणों के साथ, जैसे अगर आपको कोई आर्टिकल पता है, उससे संबंधित कोई जो कल्चर से संबंधित कोई आर्टिकल अगर आपको पता है तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि इस आर्टिकल के अंतर्गत आप बता सकते हैं प्राचीन विरासत का संरक्षण आवश्यक है, निष्कर्ष में इस तरह से लिखेंगे। सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के संरक्षण और परीक्षण की बात की गई है। पर्यटन मंत्रालय ने भी पुरातात्विक स्थलों के रखरखाव की बात की गई है, ठीक है। शहरी विकास मंत्रालय हृदय योजना जैसी अब कई कौन कौन सी योजनाएं गवर्नमेंट इसके लिए लेकर आई हैं, तो ये सब चीजें आप तभी लिख पाएंगे जब आपको इनके बारे में पता होगा। तो अगर स्टार्टिंग स्टेज में तो सिंपल तरीके से लिखिए, फिर धीरे धीरे इन योजनाओं के बारे में यहाँ पर देखिए एक एक पॉइंट के थ्रू बस आपको ये समझाने का प्रयत्न कर रही हूँ मैं, कि ताकि आप इनको भी कंसीडर करें, इनको इग्नोर ना करें, ठीक है। अमूर्त विरासत के संरक्षण, सांस्कृतिक विरासत और भारत की विविध सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा योजना को लागू करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो ऐसे आप इस तरह से अपने प्रश्न को टैकल कर सकते हैं। ये मैं कहीं नहीं कह रही हूँ कि एज इट इज आपको वन लाइन में ऐसे ही लिखना है, ये तरीका अपना सकते हैं, इसमें किन किन पॉइंट्स को शामिल कर सकते हैं अपने शब्दों में बयां करने के लिए, यहाँ पर बस वो बताया है मैंने, ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है प्रारंभिक बौद्ध स्तूप। स्तूप और चैत्य मैंने पढ़ाया था स्टार्टिंग के लेक्चर से, जाके देख लीजिएगा। प्रारंभिक बौद्ध स्तूप कला लोक वर्ण, ठीक है, लोक वर्ण विषयों एवं कथानकों को चित्रित करते हुए बौद्ध आदर्शों की सफलता पूर्वक व्याख्या करती है। विशदीकरण कीजिए, उसकी व्याख्या करने की बात कर रहे हैं, 2016 का प्रश्न है, ठीक है। तो इसमें कह रहे प्रारंभिक जो बौद्ध स्तूप हैं, कला है, वो कैसे लोक जीवन को वहां पर प्रदर्शित कर रहे हैं, वहां पर चित्रकारी के थ्रू, मूर्ति कला के थ्रू। तो वहां पर जो जातक कथाएं थी बुद्ध की, उनको बताने का प्रयास किया गया। तो कह रहे हैं कि जो बौद्ध स्तूप है वो कला लोक वर्ण विषयों और कथानकों, उनकी जो जातक प्राचीन उनके कहते हैं पूर्व जन्म की जो कथाएं हैं बुद्ध की, उनको दिखाने को चित्रित किया गया है। तो बौद्ध आदर्शों को सफलतापूर्वक व्याख्या करती, तो बताती है वो वहां की चित्रकारी की किस प्रकार से बौद्ध की समय की सारी परिस्थितियों को वहां पर उकेरा गया है। तो यहाँ पर कैसे लिखना है कि कोई भी कला अपने समय के आदर्श और प्रकृतियों की जो है प्रवृत्ति को व्यक्त करती। भाई सीधी सी बात है, अगर आप आज जाके किसी आर्ट गैलरी में जाते हैं, वहां पर जाके कोई कला को देखते हैं, तो वहां पर जो अभी जो परिस्थितियां चल रही हैं उसके अनुकूल ही चीजें बनाने का प्रयत्न किया गया होगा पेंटिंग्स के अंतर्गत, या आसपास जो उस व्यक्ति ने, चित्रकार ने जो घूमा होगा वही चीजें वहां दर्शाएगा। बौद्ध स्तूपों आम जनजीवन के विषयों और कथानकों के द्वारा उसके आदर्शों की व्याख्या करता है। वहां पर उस समय की परिस्थिति, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों को दर्शाया गया है। अब मेन बॉडी में यही लिखना है कि देखिए यहाँ पर थोड़ा कला के बारे में, चित्रकारी के बारे में बता सकते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें भावनाओं को व्यक्त करने की बात करता है। मेन कह रहा है कि जब बौद्ध स्तूप के अंतर्गत जो चित्रित लोक वर्ण कथानक है उनके बारे में बात यहाँ की गई है।
तो प्रारंभिक बौद्ध स्तूप प्राप्त जैसे भरत हो गया, सांची बोध गया में हो गया, ठीक है, अमरावती, इन सब से में क्या क्या देखने को मिलता है। जातक कथा बुद्ध के पूर्व जन्म को दर्शाया गया है, बुद्ध के बोधिसत्व के रूप में उनको बताया गया है, तो उनकी पूरी जीवन गाथा को वहां दर्शाया गया है, ठीक है। बुद्ध की उपस्थिति को संकेतों के माध्यम से, यहाँ पर मछली के माध्यम से, कमल के माध्यम से, इस तरह से वहां पर दर्शाने का प्रयत्न किया गया है। व्यक्ति पूजा, मूर्ति पूजा निषेध का संकेत दिया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप बताइएगा बुद्ध के हीन और महायान में क्या डिफरेंस होता है। मैंने बहुत बार पढ़ाया, ये मैं बार बार इसलिए पूछती हूँ क्योंकि पीटी में भी और मेंस में बहुत बार पूछ लिया जाता है ये। भारत स्तूप में आत्मा की शुद्धता को व्यक्त करने के लिए कमल का अंकन किया गया, जैसे कि अभी मैंने बताया। आत्मदीपोभव के आदर्शों को यहाँ पर बताया गया है। तो ये कुछ पॉइंट्स आप लिख सकते हैं कि वहाँ स्पेशली यहाँ पर बताया गया कि बुद्ध के जीवन से संबंधित क्या क्या चीजें पता चलती हैं, ठीक है। जैसे सांची के स्तूप में वेशांतर जातक की कथा, सहृदयता, उदारता को उनको दर्शाया गया है। तोरण में उत्कीर्ण महाकवि जातक कथा, निस्वार्थता, प्रेम और करुणा को दर्शाया गया है। तो बुद्ध के जीवन से संबंधित जो भी कहानियां हैं, कथानक हैं, उनको वहां पर प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है। अहिंसा के आदर्श को इंगित करने के लिए भय रहित विचरण करते हुए पशु पक्षियों का मतलब कैसे भय मुक्त होकर वहां पर विचरण करे, वहां की परिस्थितियों को इस प्रकार से दर्शाया गया है। सांची के स्तूप तोरण द्वार पर चक्र का अंकन किया गया है। अष्टांगिक मार्ग यानी कि निर्वाण प्राप्ति के आदर्शों को दर्शाया गया है। सांची के स्तूप में आप तोरण पे देखेंगे लाफिंग बुद्धा को भी दर्शाया गया, जिन्हें हम होते ही कहते थे, तो उनका भी वहां पर सबसे पहले साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीजों को हम इस तरह से अंकित कर सकते हैं। बौद्ध आदर्शों को समझे बिना बुद्ध स्तूप की कला को समग्र रूप से नहीं जाना जा सकता। हमें उनके आदर्शों के बारे में पता होना चाहिए। बौद्ध स्तूप के जो आर्किटेक्चर है, जो चित्रित है, कथानक है, वो बौद्ध आदर्शों की व्याख्या करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे वापस आइए। प्रारंभिक बौद्ध स्तूप जो स्टार्टिंग जैसे सांची, भरत का स्तूप वगैरह हो गए, उनके लोक वर्ण विषयों यानी कि आम जनजीवन, लोगों से जुड़े हुए जो विषय हैं, कथानक को चित्रित करते हुए बुद्ध के आदर्शों की सफलतापूर्वक व्याख्या करिए। बताइए कि किस प्रकार से उन्होंने इसको जस्टिफाई किया है, ठीक है, इस तरह से देखना है। अब आते हैं आज के अपने इस प्रश्न पे। भारत के इतिहास की पुनर्रचना में चीनी और अरबी यात्रियों के यात्रा वृतांत, ठीक है, यात्रियों के भाई यात्रा वृतांत, ये यात्री थे ना, चीनी और अरबी के जो हुएनसांग थे, ठीक है, इनके बारे में तो कह रहे हैं कि वृतांतों का महत्व का आकलन कीजिए। हमें बताइए कि कहाँ तक इन्होंने सही तरह से जस्टिफाई किया है अपने वक्तव्यों के द्वारा, जो भी इन्होंने भारत की यात्रा की उसमें जो भी भारत के बारे में इन्होंने दृष्टिकोण अपना रखा है, तो इन्होंने कहाँ तक हमारे जो भारत के बारे में कहाँ तक सही चीजों को कहना शुरू किया है। तो यहाँ पर यही कहने का प्रयास किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे इतिहास की पुनर्रचना के बारे में बताना है। चीनी यात्रियों के पहले हमें इतिहास की जो पुनर्रचना जो रही है उनके बारे में बताना है, यानी कि साधारण शब्दों में इतिहास को जानने और समझने के वैकल्पिक दृष्टिकोण को हमें इसमें बताना है। दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर दे सकते हैं बच्चों, जैसे आप देखेंगे चीनी यात्रियों के वृतांतों का महत्व, जैसे हुएनसांग हो गए, फाहयान हो गए, ठीक है, इन्होंने क्या विवरण दिया, उस समय की क्या परिस्थितियां थी, उसके बारे में क्या दर्शाने का प्रयास किया गया है। फिर अरबी यात्रियों में जैसे सुलेमान हो गए, अल मसूदी हो गए, इनके विवरण की क्या हमें जानकारी मिलती है। तो अलग अलग समय के जैसे चीनी यात्री कौन कौन आए, उन्होंने क्या क्या बताया, इसके बाद भारत के बारे में क्या वर्णन किया, भारत के इतिहास की क्या रचना की, उन्होंने अपने तरीके से क्या बताने का प्रयत्न किया, क्या जो उन्होंने बताया है वो सत्य है पूरी तरह से या थोड़ी कहानियों के साथ लाग लपेट करके बताया, तो उस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस को बताना है कि क्यों इन्होंने जैसे कि उन्होंने क्या कि प्रत्यक्षदर्शी थे, उस वक्त ये वहां थे, तो उन्होंने अपनी आंखों से जो देखा वो सही था या उन्होंने कहानी नुमा उसको दर्शाने का प्रयास किया गया है, ठीक है। और इसके बाद जैसे किसके शासनकाल में कौन सा जो है जो यात्री आया था, उसने सिर्फ उस शासक के बारे में ही सारा वर्णन किया है, उसके आसपास की परिस्थितियों को भी दर्शाया गया है। तब देखेंगे, ठीक है, उस समय के जो दरबारी थे, वो लेखक जो हुआ करते थे, वो जैसे हरिसेन, समुद्रगुप्त और बाणभट्ट के समय हर्षवर्धन आदि ने क्या दिया था, राज के संरक्षण में बाध्य होकर भी कुछ चीजें बताई थी। ये सब कहानियां हैं। यहाँ पर बताना ये है कि स्टार्टिंग में थोड़ा आप यहाँ पर आकलन का मतलब वही कि किस हद तक किसी चीज के बारे में सही इन्होंने बताया, ये देखना है, ठीक है। तो ये भौगोलिक अवस्थिति के बारे में बताना, व्यापारिक जो व्यापारी आते थे, उन्होंने सांस्कृतिक संबंधों, बौद्ध धर्म के प्रसार में जो है भारत का बहुत बड़ा उसमें जो है उन्होंने जुड़ाव दिखाई दिया। चीनी और अरबी क्षेत्रों में भी उनका बना हुआ था, ठीक है। ये सारी चीजें तात्कालिक परिस्थितियों को बताना है। इसके बाद मेन हम जो जिस बॉडी की बात कर रहे हैं यहाँ पर आते हैं, बस आपको समझाने के लिए था कि वो जब आए तो उन्होंने किस एंगल से भारत की परिस्थितियों को देखा या वहाँ के शासकों के बारे में बताया जिस शासक के काल में वो आए थे। भारतीय इतिहास विदेशी यात्रियों के वृत्तांत का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बहुत सी चीजें हमें वहां से देखने को मिलती हैं, ठीक है। इतिहास को नए दृष्टिकोण से समझा जा सकता है। सिर्फ पॉजिटिव पहलू नहीं हो सकते, नेगेटिव भी होंगे, लेकिन हम उसको कंक्लूजन करते हुए बताएंगे, क्योंकि अवलोकन की बात करें कि कहाँ तक इन्होंने जस्टिफाई किया।
अवलोकन से कहने का तात्पर्य मतलब आकलन करने से है कि किस हद तक कोई चीज ट्रू है। ठीक है, इन यात्रियों के विवरण की कुछ सीमाएं भी हमें दिखानी होंगी अंत में। तो चीनी और अरबी लेखकों के वृत्तांत अधिक महत्वपूर्ण है। उनके विवरण भारत के तात्कालिक इतिहास की विशेषता की जानकारी हमें देते हैं। उस समय पे उन्होंने साक्षात देखा है उन चीजों को, तो उन्होंने बेहतर वर्णन किया है। उस समय की परिस्थितियों को उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान देखा और लिखा उसे। तो मुख्य बिंदु है कि बौद्ध धर्म का प्रचार जो है वो चीन में हुआ। ठीक है, और भारत और चीन के बीच जो संबंध और मजबूत हुए इस कारण से चीन से अनेक यात्री आए बौद्ध धर्म, साहित्य और संस्कृति का अध्ययन करने के लिए। इसके कारण उनका आवागमन हुआ, व्यापार भी हुआ, उसमें शिक्षा का प्रचार प्रसार भी हुआ। उसमें फाहियान हो गए, ह्वेनसांग हो गए, सिंह हो गए, चीन के प्रमुख यात्री रहे जिन्होंने भारत में शिक्षा ग्रहण की है। ठीक है, अब यहाँ पर हम इस तरह से भी इसको इस तरह से भी बता सकते हैं, अदरवाइज हम इस तरह से भी बता सकते हैं जैसे चीनी यात्री कौन कौन थे, जैसे फाहियान हो गए, ह्वेनसांग हो गए, ठीक है, सिंह हो गए, इन्होंने क्या क्या देखा किसके शासनकाल में, उनके बारे में बता सकते हैं। या आप चाहें तो इसमें बुक की हेल्प अगर लेंगे तो आप इसे और बेहतर लिख पाएंगे, क्योंकि इसके लिए थोड़ी और डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको। ठीक है, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के जैसे शासनकाल में आए तो उन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत में बौद्ध धर्म पर अधिक प्रकाश डाला। वैसे ही ह्वेनसांग होंगे तो उन्होंने क्या किया, हर्षवर्धन के शासनकाल में आए तो उन्होंने उनकी राजनीति के बारे में बताया होगा, विदेश नीति के बारे में बताया, उनके लोक कल्याणकारी प्रशासन के बारे में बताया होगा। तो जैसे जैसे जिसके शासनकाल में आए उन्हें उसके बारे में बताया, तात्कालीन सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों को दर्शाने का प्रयास किया। इसके बाद इनकी पुस्तक को फोक्यू की यानी कि फाहियान की ये पुस्तक है, उससे गुप्तकालीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है। इसके साथ ही सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिस्थिति पर भी प्रकाश डाला। भाई सीधी सी बात है, अपनी यात्रा वृत्तांत में और क्या लिखेंगे, क्या सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों को समझाना होगा, किसके शासनकाल में आए उनके बारे में वो वर्णन करेंगे, वहां पर उन्होंने क्या देखा, उनके शासनकाल में उन्होंने क्या उन्नति देखी, प्रोन्नति देखी, उसको वहां दर्शाने का प्रयास करेंगे। ह्वेनसांग अपनी पुस्तक सीक्यू की में, आप चाहे तो इन पुस्तकों के नाम के साथ भी लिख सकते हैं तो अच्छा लगेगा थोड़ा, अगर याद रहता है तो। अपनी यात्रा और तात्कालिक भारत का वर्णन किया, तो जो भी यात्री आएगा वो तात्कालिक भारत की परिस्थितियों के बारे में ही ऑब्वियसली बात है जो है बताएगा। ह्वेनसांग जैसे मैंने भी बताया, उनके वर्णनों से हर्षकालीन भारत मतलब हर्ष के समय पे भारत की सामाजिक, आर्थिक उनको परिचय कराने की परिस्थितियों को दिखाया। इस सिंह 7वीं सदी के अंत में भारत आए थे। इस सिंह आए थे कि ये पूर्व मध्य काल की सूचना इन्होंने ज्यादातर देखने को मिलती है इनके शासनकाल में, विशेषकर सामाजिक आर्थिक गतिविधियों को दर्शाया। जैसे इसने नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय अपने समय के भारत का वर्णन किया, तो जो इसने उस समय की परिस्थितियों को, उस समय के विश्वविद्यालय जो है उनके बारे में वहां बताया। प्राचीन समय से ही अरब देशों के साथ साथ भारत के व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध रहे। उनके साक्ष्य न केवल वर्तमान में बल्कि प्राचीन समय में हमें वहां के जो खिलौने हैं, मिट्टी के खिलौने, प्राचीन समय में अगर हम जाएंगे वहां भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, इब्न खुर्दादव जी की जो पुस्तक है किताबुल मसालिक वल मामलिक, भारत के अनेक स्थानों और नगरों का वर्णन करते हैं। अल मसूदी की बात करें, जैसे हमने चीनी यात्रियों ने कहा ह्वेनसांग हो गए, फाहियान हो गया, सिंह हो गया, वैसे अरबी यात्रियों में सुलेमान हो गया, अल मसूदी हो गया, इनके बारे में हमें बताना है। आप चाहें तो डिफरेंस बता सकते हैं, चीनी यात्रियों के नाम, उनके जो है पॉइंट्स लिख सकते हैं। इसके बाद आप अरबी यात्रियों के नाम और उनके पॉइंट्स लिख सकते हैं। अल मसूदी जैसे आपका जो है वो अरबी यात्रियों के नाम है ये। तो उनकी पुस्तक मुरूज अल दहफ में भारत के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, जैसा कि मैंने बोला ये तत्व तो आपको दिखेंगे ही दिखेंगे, तो ये पॉइंट्स तो कंपलसरी आपको डालना है। ठीक है, इब्राहिम अल इस्तखरी की पुस्तक किताब उल आमिक में कालिम में अनेक नगरों का वर्णन किया गया है, आसपास के क्षेत्रों का मानचित्रण भी दिया है। 11वीं सदी में मोहम्मद गजनबी जब भारत आया, जिसने तहकीक हिंद और किताबुल हिंद नामक पुस्तक की रचना की। ये पुस्तक आज भी इतिहासकारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरह की जो किताबें हैं, अगर आप उनके बारे में भी वहाँ वर्णन करते हैं तो काफी अच्छे पॉइंट्स आप गेन कर सकते हैं, आप बाकी के से अलग बनाते हैं आपको। ठीक है, इसके बाद आप जैसे अगर हम बात करें उसकी सुलेमान की, तो अखबार अल हिंद की बात की गई है, तो आप ये भी लिख सकते हैं। 14वीं सदी में इब्न बतूता भारत आए, जिसने यात्रा वृत्तांत रहिला है। ठीक है, इस पुस्तक में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषयों में प्रचुर और सबसे रोचक जानकारियां देखने को मिलती हैं। उस समय की क्या परिस्थितियां रही, शासक कैसा शासन कर रहा है, किसके साथ उसके ज्यादा व्यापार हो रहे हैं। तो ज्यादातर आप देखेंगे इनकी जो गाथाएं भी इन्होंने ज्यादा लिखने की कोशिश की, राज दरबारी बन गए, वो यात्रा वृत्तांत तो कम ही लिखा उन्होंने। ठीक है, भारतीय इतिहासकार के अब देखिए निष्कर्ष लिखने से पहले बच्चों क्या करिएगा, यहाँ पर ना इससे पहले यहाँ पर वो पॉइंट लिखने के बाद यहाँ पर सीमाएं लिख दीजिएगा। सीमाएं क्या इसमें लिखेंगे, जैसे हमने देखा उन्होंने सब अच्छी अच्छी चीजें बताई हैं, तो सीमाओं में लिखेंगे जैसे फाहियान हो गए, ह्वेनसांग हो गए, जैसे ये जो चीनी यात्री थे ये बौद्ध धर्म के प्रभाव में थे और इनके लेखन में भी कहीं कहीं आपको बौद्ध धर्म के प्रति बहुत झुकाव जो है देखने को मिला है। ठीक है,
इसमें इन्होंने भारतीय परिस्थितियों की जो वास्तविक समझ है वो इनको नहीं थी। भाई वो आए, उनके ऊपर अपने देश का प्रभाव था, उसके अनुसार वहां पर उन्होंने वर्णन शुरू किया कि कंपैरिजन भी शुरू कर दिया होगा कहीं ना कहीं कि भाई मेरे यहाँ ये चीज होती है, इनके यहाँ ऐसे रखा जाता है, तो हो सकता है उनके हिसाब से ये चीज हमारे यहाँ गलत रही हो। तो उन्होंने उस तरह से तुलनात्मक रूप से बताया। विदेशी पूर्वाग्रहों से भी कहीं ना कहीं वो युक्त थे, तो इस तरह की सीमाएं भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अवलोकन की बात करा था स्टार्टिंग में, ठीक है। तो भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में चीनी अरबी यात्रियों के विवरण बहुत महत्वपूर्ण रहा है। इन स्रोतों के निष्पक्ष और स्वतंत्र तुलनात्मक अध्ययन की जरूरत है। प्रमाणिक तथ्यों के आधार पर इतिहास की सही व्याख्या की जा सकती है। तो लेकिन जब हम निष्कर्ष निकालेंगे तो हम थोड़ा पॉजिटिव वे में ही लिखेंगे, ये नहीं कि उनकी सीमाओं को ही हम वहां पर लिखना शुरू कर दें। हमें इन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। इसके बाद हम देखिए यहाँ पर चीजें क्लियर हो गई। पहले अब हम चलते हैं वापस से अपने प्रश्न पर। प्रश्न क्या कह रहा था, देखिए इस प्रश्न को लिखने के लिए थोड़े से डायमेंशंस की जरूरत है, थोड़ा सा हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी हम लिख पाएंगे। नहीं समझ आता है आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, बेहतर होगा मेरे टेलीग्राम आईडी पे पूछिए, क्योंकि वहां पर आपको तुरंत मैं रिप्लाई कर पाऊंगी। तो भारत के इतिहासकार की जो पुनर्रचना है वो चीनी अरबी यात्रियों के वृत्तांतों के महत्व का आकलन कीजिए, उनकी सीमाओं को भी हमें बताना होगा। कहाँ तक इन्होंने जो यात्रा वृत्तांत के थ्रू हमें चीजें बताई हैं वो कहाँ तक ट्रू है, तो सत्यता का जो ज्ञापन है वो हमें खुद निर्धारित करना होगा। अब अंत में चलते हैं इस प्रश्न पर। इस प्रश्न पर अगर मैं पूछूं कि मैंने लास्ट शायद सेकंड पार्ट में मेरे ख्याल से मैंने आपको कुछ चीजें कराई थी, इसमें गांधारी कला में अब कह रहे हैं गांधारी कला में मध्य एशियाई तत्व और यूनानी बैक्टीरियाई तत्वों का उजागर कीजिए। लास्ट मैंने क्वेश्चन कराया था, उसमें भी गांधारी कला में मैंने कहा था कि रोमानी और यूनानी कला के किस प्रकार से प्रभाव देखने को मिलते हैं। सेम एज इट इज वहां पर मध्य एशिया यूनानी बैक्टीरिया के तत्वों को उजागर करना है यूनानी और रोमानी की जगह। तो मैंने वो प्रश्न कराया था, उसका पीडीएफ भी आपको दिया हुआ है। तो जिन बच्चों ने वो किया हुआ है वो यहाँ पर इसका प्रश्न लिख सकते हैं, सिंपल तरीका है। तो आपके लिए आज का ये होमवर्क है, जरूर से मुझे इसका वो चाहिए, आप आंसर राइटिंग मैं तो प्रोवाइड कर ही दूंगी, लेकिन आपसे मुझे इसका आंसर राइटिंग चाहिए, क्योंकि पार्ट 1 में शायद मैंने आपको ऐसा प्रश्न सेम कराया हुआ है जहां पर मैंने गांधारी कला में यूनानी और रोमानी प्रभाव के जो तत्व हैं वो दिखाई पड़ते हैं, उसी तरह से आपको मध्य एशिया बैक्टीरियाई तत्व भी दिखाई देते हैं। ये जब मैंने आपको वो पढ़ाया था, जो लेक्चर पढ़ाया था गांधार कला का, चित्रकला का, उसमें जाके देखिएगा 2-3 लेक्चर्स पढ़ाए मैंने, उसमें सब मैंने ये चीज पढ़ाई है। तो आज का आपका होमवर्क है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं। जरूर बताइएगा, लिख के दीजिएगा मुझे, बेहतर होगा मेरे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है शिल्पी वर्मा 22, उस पर आप दे सकते हैं, ताकि मैं वहां पर आंसर राइटिंग चेक करती हूँ तो आपको बता दूंगी। तो फिलहाल के लिए आज की वीडियो में इतना ही। कल मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, एक और नए टॉपिक के साथ, क्योंकि जो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो संगम साहित्य से आपसे पूछे गए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि इस चैप्टर को, जो मैंने बीच में अभी कहा था कि उसकी जरूरत नहीं लगी थी, लेकिन कुछ क्वेश्चन मैंने देखे तो उसमें पढ़ाए गए हैं, बताए गए हैं मेंस के, तो मैं उस टॉपिक को भी कवर कर देती हूँ। कुछ बच्चों ने बोला था मैम उसको भी कवर करा दीजिए, तो उस टॉपिक को मैं अब लेकर आऊंगी, जिसमें मैं साहित्य के ऊपर एक लेक्चर पूरा बनाऊंगी। तो पेपर और पेन तैयार रखिएगा एज यूजुअली, तो उस टॉपिक को पढ़ाते हुए फिर मैं संगम साहित्य के कुछ क्वेश्चंस को कंप्लीट कराऊंगी। फिलहाल के लिए इस पार्ट को कंप्लीट कर लीजिए, और अभी तक नहीं रिवाइज किया तो प्लीज जाके पूरे टॉपिक को रिवाइज करिए, तब आंसर राइटिंग करिए, ताकि आप अच्छा लिख पाएंगे, अच्छा सोच पाएंगे। अदरवाइज क्वेश्चन आंसर राइटिंग में थोड़ी मुश्किल आ सकती है। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।